किसकी डिजाइनिंग? अच्छा भाई, स्टाइलिंग या स्टाइल का मतलब क्या होता है कि आपका जो वेब पेज है अगर आप HTML में बनाओगे तो क्या होगा उसका, वो कैसे नज़र आएगा? ब्लैक एंड वाइट होगा या फिर स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा सिर्फ, ठीक है। लेकिन उसको अगर आपने कलर देना है, उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, बहुत सारी चीज़ें, बॉर्डर्स देना है, तो ये सारा काम किससे होगा? CSS से होगा। अच्छा, CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। और CSS डिस्क्राइब्स हाउ HTML एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। मतलब क्या हुआ इसका? क्या हो गया? सारे नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने? अच्छा, CSS डिफाइन करता है कि आपका कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल ये आपके सामने जो नेक्स्ट नज़र आ रही है क्या है? बटन है। अगर आप सिर्फ HTML से बनाओगे तो बटन का लुक क्या होगा? अलग होगा, इसका कलर ग्रे होगा और ये इतना मतलब स्पेस नहीं होगा इसके अंदर, ये छोटा होगा, ठीक है। तो CSS डिफाइन करता है कि आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से दिखेंगे, वेदर वो प्रिंट होके दिखें या फिर वो स्क्रीन पे दिखें या फिर किसी भी और मीडिया पे दिखें, ठीक है। तो CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं? मल्टीपल वेब पेजेस को एक साथ कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर्ड इन CSS फाइल्स। हमने पढ़ा था ना, CSS को लगाने के 3 तरीके होते हैं, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है और इनलाइन होता है। दोबारा भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास है, ये आपको ये बता रहे हैं कि देखें, here we will show one HTML page displayed with 4 different style sheets. Click on the style sheet 1, 2, 3, 4 and links below to see different styles. For example, ये देखो, ये एक ही पेज है, ठीक है, लेकिन हमने इसके अंदर क्या किया हुआ है? डिफरेंट स्टाइल शीट्स लगाई हुई हैं। मतलब स्टाइल शीट का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा है ना, एक फाइल होती है, देखो HTML एक ही है, ठीक है। अभी इससे कहा नो स्टाइल्स, ठीक है। तो पीछे चले जाओ, वो आपको कह रहा है कि देखो पेज एक ही है, अगर आप नो स्टाइल करते हो इस तरीके से तो ये देखो HTML का पेज है। अब आप एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल CSS की फाइल्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कैसे वो हम देखेंगे, लेकिन ये क्लिक पे क्या हो रहा है? नई फाइल जो है ना वो अटैच हो रही है, ठीक है। 1 पर ऐसे है, देखो कंटेंट भी सेम है और जितने भी हमने टैग्स यूज़ किए वो सब सेम है, लेकिन क्या चेंज हो रहा है? स्टाइल शीट या स्टाइल शीट जो हमने पढ़ी थी वो चेंज हो रही है। ये उसने डेमो दिया है, ठीक है। Why use CSS? CSS is used to define styles for your web pages, including the design, layout and variation in display for different devices and screen sizes. इसका मतलब ये कि CSS को हम क्यों यूज़ करते हैं? वो क्या करता है? आपका वेब पेज को स्टाइल करता है, उसमें क्या इंक्लूड होता है? पूरा डिज़ाइन, उसका लेआउट, ठीक है। अब अगर आप इस पर गौर करो तो हर शीट का लेआउट अलग अलग है, देख रहे हो? तो ये CSS के थ्रू हुआ है। पहले जो बटन्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं, दूसरे बटन्स यहाँ आ रहे हैं, तीसरे बटन्स इस तरह हो गए। ये सब किससे हो रहा है? CSS से हो रहा है, ठीक है। और डिफरेंट डिवाइसेस और स्क्रीन साइजेस को भी, मतलब आप फॉर एग्जांपल अभी आप ये व्यू देख रहे हो, ये आपका डेस्कटॉप व्यू है। अगर आप राइट क्लिक करो और इंस्पेक्ट करो और इधर आ जाओ, इधर आके यहाँ से बहुत सारी आपके पास डिवाइसेस आएंगी। फॉर एग्जांपल आपने iPhone 12 Pro ले लिया, तो iPhone 12 Pro पे आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएंगी चीज़ें। एक्सक्यूज़ मी, आप बाहर जाएं, वहाँ बात करें, जल्दी जाएं, बात करनी है, बाहर चलें। जिसको कॉल करनी हो उठ के बाहर चला जाए, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करें, ठीक है। पूछे भी नहीं मुझसे, खुद चला जाए बाहर, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंट स्टाइल्स है क्योंकि हमारी स्क्रीन चेंज हो गई है। जब स्क्रीन का साइज चेंज होता है तो हमारे पास स्पेस कम बचता है ऑब्वियसली, और अगर हम स्क्रीन का साइज ऐसे रखें तो हमारे पास स्पेस ज़्यादा है, तो हम बटन्स को डिफरेंट स्टाइल में जगह पे रख सकते हैं।
लेकिन जिस जिस तरीके से आपका स्पेस कम होता जाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस बटन को कहाँ रखना है। तो ये सारी हेल्प कौन करता है? CSS हेल्प करेगा आपकी डिफरेंट स्क्रीन पे डिफरेंट लेआउट दिखाने के लिए। सही है। इवन कि आप अलग अलग स्क्रीन पे पूरा आप लेआउट चेंज कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है, CSS के थ्रू। और आपको नज़र आता होगा कोई वेबसाइट आप मोबाइल पे ओपन करते हो वो डिफरेंट है और उसका लेआउट डिफरेंट हो जाता है, अगर डेस्कटॉप पे ओपन करते हो तो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। वो इसीलिए होता है, CSS के थ्रू होता है। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिस्पॉन्सिवनेस, ठीक है, कि आपकी जो वेबसाइट है वो अलग अलग डिफरेंट स्क्रीन साइज पे कैसे रिस्पॉन्स करती है, और उसको सारी इंफॉर्मेशन हर स्क्रीन साइज पे डिस्प्ले करवानी है ना हमें। हम ये तो नहीं कर सकते कि आधा जो वेबसाइट है वो क्या हो जाए, यहाँ से गायब हो जाए जब हम मोबाइल पे देखें, ऐसा तो नहीं है। हमें पूरा सारा जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है सारी दिखानी है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि किस स्क्रीन पे किस किस जगह पे चीज़ें हमें मूव करवानी है। सही है। तो ये CSS से होता है सारा काम। अच्छा, CSS solved a big problem. HTML was never intended to contain tags for formatting a web page. HTML जब से बनी है ना, HTML को बनाने का ये मकसद था ही नहीं कि हमने कोई वेब पेज पे स्टाइलिंग करनी है, कोई फॉर्मेटिंग करनी है HTML के थ्रू। सही। तो HTML का ये काम नहीं था, लेकिन फिर भी जब शुरू में HTML आई थी, जब CSS नहीं थी, पहले सिर्फ HTML आई थी, तो उसके अंदर कुछ टैग्स दिए थे कि आप सेंटर कर लो, कलर दे दो, इस तरह की चीज़ें कर लो, ठीक है। HTML was created to describe the content of a web page like this. इस तरीके से हम कंटेंट डिफाइन करने के लिए HTML को बनाया गया था। When tags like font and color attributes were added to HTML 3.2, ये कह रहा है टैग्स लाइक फॉन्ट का एक टैग हुआ करता था, कलर एट्रीब्यूट्स का एक टैग हुआ करता था, जो कि HTML 3.2 में यूज हुआ था। हमने अभी कौन सी पढ़ रहे हैं, हम HTML 5 और बियॉन्ड पढ़ रहे हैं उससे। सही है। तो ये चीज़ें रिमूव हो गई हैं, ये सारी चीज़ें अब कहाँ पर हैं? CSS में मौजूद हैं। इट स्टार्टेड अ नाइटमेयर फॉर वेब डेवलपर्स, ठीक है। वेब डेवलपर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया था ये मेंटेन करना। डेवलपमेंट ऑफ लार्ज वेबसाइट्स वेयर फॉन्ट्स एंड कलर इन्फॉर्मेशन वर एडेड टू एवरी सिंगल पेज बिकेम अ लॉन्ग एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस। अगर ये फॉन्ट आप यूज़ करोगे या ये टैग यूज़ करोगे तो आपको जगह जगह जा जाके इस टैग को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा कोड हो गया था जो भी वेब डेवलपर्स थे उस टाइम के, ठीक है। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने W3C, जिन्होंने क्या बना दी? CSS रिमूव द स्टाइल फॉर्मेटिंग फ्रॉम HTML पेज। अब जब CSS आ गई तो फिर HTML से हमने सारी स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ रिमूव कर दी, ठीक है। तो आज के दौर में जो कोई अगर HTML में स्टाइलिंग कर रहा होगा तो वो बैड प्रैक्टिस है, ठीक है। तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगी अच्छी अच्छी जगहों पर। अच्छा, CSS saves a lot of work. The style definitions are normally saved in external .css files. ये हमको पता है कि हम लोग एक फाइल बना सकते हैं जिसके अंदर हम CSS जाके रख सकते हैं, तो उसी की बात कर रहे हैं। With an external style sheet, you can change the look of an entire web page by changing just one file. आप पूरे वेब पेज का लुक चेंज कर सकते हो उस फाइल के अंदर जाके, ठीक है। कोई सवाल है इसमें? इंट्रोडक्शन में कुछ पूछना है आप लोगों ने तो आप लोग पूछ सकते हैं। है कोई सवाल? हाँ या ना में जवाब देते हैं ताकि मैं आगे चलूँ ना। इसकी बात करें आप, यहाँ आ जाएं, एडिट करें इसको। ये डिवाइसेज हैं और बहुत सारी, कस्टम डिवाइस ऐड करनी है, नाम दें। आपको फिर विद हाइट पता होनी चाहिए, उसका पिक्सल रेशो पता होना चाहिए, सारी चीज़ें सेट करें, आपकी एक डिवाइस ऐड हो जाए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस और भी हैं तो आप खुद भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। जिस पे चेक लगा हुआ है वो वहाँ पे शो हो रही है, और चेक लगा देंगी तो वो भी ऐड हो जाएगी, ठीक है।
हाँ भाई, और कोई सवाल नहीं है, आगे चले। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि सीएसएस का सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स का वर्ड पता चल गया होगा आप लोग को क्या होता है अभी तक। क्या होता है भाई सिंटैक्स? हाँ, सिंटैक्स क्या होता है? क्या होता है सिंटैक्स? बताओ। देखो सिंटैक्स ना कंप्यूटर की हर लैंग्वेज का होता है, सही है। सिंटैक्स का मतलब क्या, अगर आप इंग्लिश लिख रहे हो तो आपको अल्फ़ाबेट्स पता होना चाहिए, अल्फ़ाबेट्स के कम्बिनेशन पता होना चाहिए कि वर्ड कैसे बनता है। तो ये सारी चीज़ें, कोई भी आप लैंग्वेज सीखते हो तो आपको सिंटैक्स उसका आना चाहिए, उसको आप लिखोगे कैसे, ठीक है। अगर आप कोई सेंटेंस लिख रहे हो उसका मीनिंग ही नहीं कुछ बनता तो वो तो गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आपको ये जो बता रहे हैं कि सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस व्हाट द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ सिंबल मीन्स। बहुत सारे सिंबल्स को मिलाओगे उनका एक कम्बिनेशन बन जाएगा, इसका क्या मतलब है, तो सिंटैक्स ही बताता है, ठीक है। दिस टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू रीड द कोड। सिंटैक्स रेफर टू अ कॉन्सेप्ट इन राइटिंग कोड डीलिंग विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ वर्ड्स एंड वेरी स्पेसिफिक ऑर्डर टू दोज वर्ड्स व्हेन वी गिव द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो अगर कोई भी लैंग्वेज आप सीखते हो ना तो उसका सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। और ये नहीं है कि अगर सीएसएस का आप रूल डिफाइन कर रहे हो तो पहले आप प्रॉपर्टी लिख दो बाद में उसका सिलेक्टर रखो, ऐसा नहीं कर सकते। जो रूल आपको बताया गया है हम उस पर आर्ग्यू भी नहीं कर सकते। एक लैंग्वेज बन गई है, हम आर्ग्यू नहीं कर सकते बैठ के, और हमें करना भी नहीं चाहिए। जैसा उन्होंने बोला है हमें वैसा ही करना, ठीक है। तो उस पर हम आर्ग्यू नहीं करेंगे, जो है वो है, सही। तो सिंटैक्स क्या होता है भाई? ये होता है जिस तरह अभी हमने ये लिखा है, ये हमने एक सीएसएस लिखी है, ठीक है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं H1, एक काम करते हैं हम अपना वो कोड खोल लें। अच्छा, अभी हम बहुत सिंपल तरीका करेंगे कि हम CSS को क्या करेंगे, एक HTML की फाइल बनाएंगे, ठीक है। ये आती है ना सबको बनाना। हम यहाँ आएंगे, गौर से देखें, जिन्हें नहीं पता वो गौर से देखें। हम यहाँ सबसे पहले एक और फाइल बना देते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्टाइल। नाम आप अपनी मर्जी से दे सकते हो लेकिन इस तरह दो कि पता चले कि ये स्टाइल है, तो इशू ना हो कोई, ठीक है। ये एक हमने फाइल बना दी style.css की, ठीक है। अगर आप लोग बातें करोगे ना तो मुझे और ज़्यादा ज़ोर से बोलना पड़ेगा, और फिर जब मैं रुक जाऊंगा ना तो मैं आप लोगों को क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। काइंडली जो है ना आप लोग इज्जत से क्लास ले लें। टाइटल है, टाइटल के बाद हमें क्या देना है, एक टैग देना है लिंक का, ठीक है। ये वाला उठा लो, जिसके अंदर रिलेशन आपको क्या बताना है कि ये एक स्टाइल शीट है, और href में आपको बताना है कि जो आपकी स्टाइल शीट पड़ी हुई है वो कहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। अगर आप डॉट स्लैश करोगे तो आपको आपकी स्टाइल शीट नज़र आ जाएगी। डॉट स्लैश ना भी करो, अगर एक ही रूट पे पड़ा है तो डायरेक्ट फाइल का नाम लिख सकते हो, डॉट स्लैश कर दो तो मसला नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, एक H1 का टैग बनाना है, सही। और यहाँ हमने एक हेडिंग दे देनी है, सही। अगर हम इसको रन करेंगे तो सिंपली हमारे पास एक HTML चल जाएगा। राइट क्लिक करो, व्यू पेज सोर्स करो, देखो पेज सोर्स में आपको नज़र आ रहा है कि आपने लिंकिंग कर दिया। आप इस पर कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर सकते हो, ये आपकी एक CSS की फाइल खुल जाएगी। इसके अंदर अभी कुछ है ही नहीं तो आपको ये एम्प्टी नज़र आ रही है, सही है। अब हम आते हैं इधर, जो हमें ये बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि
आप CSS का रूल इस तरह लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुझे H1 पे स्टाइलिंग करनी है, ठीक है। इसके रूल के मुताबिक अभी हम क्या कर रहे हैं, कलर ब्लू दे रहे हैं और फॉन्ट साइज बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ क्या करते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं, सही है। तो देखो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली नहीं हुआ, लिंकिंग हमने करी हुई है, इसी वजह से उसने क्या किया, H1 को पिक किया और उसका कलर चेंज कर दिया। अभी जो सिंटैक्स है ना यहाँ डिफाइन है, जो H1 है वो क्या कहलाएगा, ऊपर क्या लिखा हुआ है, सिलेक्टर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिलेक्टर। और ये क्या है, प्रॉपर्टी है, ये वैल्यू है, ये प्रॉपर्टी है और ये वैल्यू है। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन, सही है। ये सिलेक्टर है और ये डिक्लेरेशन है और ये प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू है, प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस सिलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। सिलेक्टर क्या करता है भाई, HTML का कोई भी एलिमेंट है उसको पॉइंट आउट करता है, ठीक है। आप HTML के कोई भी एलिमेंट का नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी हमने सिर्फ H1 लिखा है, राइट। तो हम यहाँ आते हैं, हम एक P का टैग बनाते हैं, सही। हम इसको अलग से स्टाइलिंग करते हैं, यहाँ आते हैं, P का टैग लगाया और हमने इसको कलर दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। इसमें एक और भी काम करते हैं, प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं, ठीक है। फॉन्ट साइज हम क्या कर देते हैं, पिक्सल्स में रखते हैं, हम 20 पिक्सल्स कर देते हैं, सही है। इसका कलर ये हो गया और इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। अगर आप देखना चाहते हो इसका नॉर्मल फॉन्ट साइज क्या है, इसको हटाओ तो आपको नज़र आएगा कि आपका नॉर्मल फॉन्ट साइज ये है। लेकिन जब आप कर दे, सॉरी मेरे ख्याल में कहाँ गया, ठीक है। ये इसका साइज है, इसको रीसेट करें, ये साइज, ठीक है। जब आप साइज बढ़ाते हो इसका तो सिर्फ किसका साइज बढ़ता है, P का, थोड़ा और बढ़ा दो, ठीक है। अब ये 30 पिक्सल्स हो गया और ये आपका H1 है और ये आपका P है, ठीक है। तो वो हमें क्या बता रहा है, वो यही बता रहा है कि जो सिलेक्टर है वो क्यों यूज होता है, सिलेक्टर क्यों यूज होता है भाई, सिलेक्टर HTML के एलिमेंट को पिक करने के लिए यूज होता है, ठीक है। हम बताते हैं कि यहाँ सिलेक्टर में हम क्या लिख रहे हैं, H1 लिख रहे हैं, P लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें बताना पड़ता है। तो सिलेक्टर क्या करता है, सिलेक्टर पॉइंट्स टू द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। अच्छा, फिर क्या है, द डिक्लेरेशन ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर डिक्लेरेशन सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। ये पूरा जो आपको ब्रैकेट्स लगती है ना, ये पूरा ब्लॉक कहलाता है। तो मल्टीपल डिक्लेरेशन हो सकती है, सही है। मल्टीपल है ना डिक्लेरेशन, यहाँ पे हमने मल्टीपल किए, कलर अलग लगाया और ये अलग लगाया। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए क्या लगाया हमने, इसको कहते हैं सेमीकोलन। क्या कहते हैं, तो डिफरेंट सेमीकोलन्स लगा, अगर हम नहीं लगाएंगे तो ये एरर है, ठीक है। ये हमें लगाना पड़ेगा ताकि उसको पता चले कि ये एक प्रॉपर्टी है और ये दूसरी प्रॉपर्टी है, सही है। अच्छा, ईच डिक्लेरेशन इंक्लूड CSS प्रॉपर्टी नेम एंड वैल्यू। हर डिक्लेरेशन में क्या होता है, एक CSS की प्रॉपर्टी है और दूसरा उसकी वैल्यू है, ठीक है। सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। वैल्यू और प्रॉपर्टी और वैल्यू सेपरेट किससे होती है, जो सेमीकोलन बीच में लगा हुआ है इससे होती है सेपरेट, ठीक है। सॉरी, ये कॉलन है और ये सेमीकोलन है, ठीक है। तो कॉलन से सेपरेट होता है और इससे जो है ना पूरी डिक्लेरेशन जो है ना वो सेपरेट होती है, ठीक है। मल्टीपल CSS डिक्लेरेशन आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन्स एंड डिक्लेरेशन ब्लॉक्स आर सराउंडेड बाय कर्ली ब्रेसेस। ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये पूरा डिक्लेरेशन ब्लॉक को सराउंड करता है, सही है। कोई सवाल है अभी तक, नहीं है। यही वो बता रहे हैं कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो P है वो क्या है, इज अ CSS सेलेक्टर्स, इट पॉइंट्स टू HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल, जो कि P है। सही है। अभी जो हमारी CSS है ना, वो क्या कर रहे हैं, हमने कहा जितने भी P हैं उन सब का कलर क्या होना चाहिए, ये चॉकलेट, और इसका फॉन्ट साइज 30 पिक्सल्स होना चाहिए। हम आगे जाके देखेंगे कि कैसे हम हर जो आपका टैग है उसको सेपरेटली एक्सेस करके उसकी अलग अलग स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम क्या है, अगर ये लगाएंगे तो जितने भी पीस यहाँ पे आएंगे सब पे सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, इन्होंने ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी भी लगाई है, ये सारी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है। तो टेक्स्ट अलाइन करते हैं तो क्या होता है भाई, अगर सेंटर करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके से नज़र आएगा, ठीक है। वर्ड वगैरह में आपने देखा होगा ना, जिस तरह आप अलाइन करते हो सेम उसी तरह होगा। और लेफ़्ट पे तो डिफ़ॉल्ट है, अगर आप राइट करते हो तो क्या होता है, राइट पर चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे ना बार बार जाके CSS में चेंज करना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इधर आते हैं, इसको हम नीचे रखते हैं ऐसे, ठीक है। मैं जाता हूँ इस P के ऊपर, मैंने ये एरो लिया, इस P के ऊपर चला गया। यहाँ पे मुझे स्टाइलिंग नज़र आ रही है ना, आ रही है नज़र, तो आप यहाँ क्लिक करो, यहाँ देखो आपको सारी स्टाइलिंग देगा, जो आपको अच्छी लगे फिर वो आप जाके अपने कोड में चेंज कर लो, तो बार बार आपको जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है। इसको राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, ये सारे टूल्स हैं, ठीक है, ये डेवलपर के लिए यूज़ होते हैं। सही है, डेवलपर के लिए बनाए गए। उसमें से एक टूल है ये वाला, जब आप इस पर क्लिक करते हो ना, ये एरो पे, आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह देखो H1 आ रहा है, H1 में अभी बहुत सारे कलर्स आएंगे, आप चेंज करो, आपको रन टाइम पे चीज़ें चेंज होती भी नज़र आएंगी। बस फिर आपको क्या करना है, अगर ये प्रॉपर्टी आपको पसंद आ गई, इसको पिक करें और पिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन बार बार आपको फाइल में जाके चेंज करने की नीड नहीं होगी। सही है। दोबारा रिपीट करूँ या समझ आ गया? तो हमने ये देख लिया कि सिंटैक्स CSS का कैसे होता है, और CSS को हम लगाते हैं किस तरीके से। इसको हम क्या कहते हैं, ये एक्सटर्नल फाइल है। एक्सटर्नल का क्या मतलब है, कहीं बाहर पड़ी हुई है। अब ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पड़ी हो, ठीक है, इस फोल्डर में पड़ी हो, ये किसी सर्वर पे भी पड़ी हो सकती है। आप अपने G ड्राइव पे रख दो, जाके उसका लिंक दे दो, यहाँ पे चलने लग जाएगी, ठीक है। ये किसी और फोल्डर्स में पड़ी हुई है, किसी ड्राइव के अंदर ही पड़ी है, आपकी कंप्यूटर में ही पड़ी है, लेकिन सेम जगह नहीं पड़ी, कहीं और पड़ी है, तब भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो उसका इशू नहीं है। लेकिन जो आप लिंक दो वहाँ पे वो फाइल मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। आ रहा है समझ में? फिर इन्होंने दोबारा से एक CSS सेलेक्टर के बारे में बताया, ठीक है। डिफरेंट सेलेक्टर्स हैं हमारे पास। A CSS selector selects HTML element you want to style, ये तो हमें पता चल गया। CSS selectors are used to find or select the HTML element you want to style, ठीक है। यही है ना जो हमने भी पढ़ा है कि CSS selector क्या करता है भाई, HTML element को find करता है या फिर उसको select करता है। select का मतलब क्या है, आप इस तरह भी बोल सकते हो कि जिस तरह आप ये वर्ड के अंदर select करते हो और फिर ऊपर स्टाइलिंग करते हो ना, तो वहीं से ये नाम निकला है कि सिलेक्ट करो और फिर वो जो है ना आप स्टाइलिंग कर दो। अच्छा, हमारे पास वी कैन डिवाइड CSS सेलेक्टर्स इनटू 5 कैटेगरीज। सबसे पहली कैटेगरी है सिंपल सेलेक्टर्स। उसके अंदर क्या होता है, सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन नेम, आईडी या फिर क्लास। हमें पता है, हमने आईडी HTML में लगा चुके हैं। एक सेकेंड, आईडी हम लगा चुके। अच्छा जी, हमारे पास सिंपल सेलेक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर नेम्स, आईडी या फिर क्लास। फिर हमारे पास होते हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। इसमें क्या करते हैं, अभी हम सिर्फ इनकी बस एक एक लाइन की डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स क्या करते हैं, सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम।
रिलेशनशिप क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ आए, आपने एक डिव बनाया, ठीक है, इसके अंदर आपने एक पी बना दिया। अब ये वाला पी बाहर है, लेकिन ये वाला पी इस डिव के अंदर है, तो इसका ये जो डिव है ना, ये क्या है? पेरेंट है, और ये इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं। तो बहुत सारे जो है ना वो क्या बन सकते हैं? रिलेशन बन सकते हैं। और अगर सेम इधर में आऊँ और मैं H1 दे दूँ, तो कोई मुझे बताएगा कि H1 और P का क्या रिलेशन है? देखो डिव तो जो है ना वो पेरेंट है, ये दोनों चाइल्ड हैं, तो H1 और P का क्या रिलेशन बनेगा? सिबलिंग्स, ठीक है, सिबलिंग्स बनेंगे ना। वो डिव उनका पेरेंट है, तो ये दोनों इसके चाइल्ड्स हैं, तो ये दोनों क्या बनेंगे? सिबलिंग्स। तो इस तरह का भी रिलेशन बनता है जब हम उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखो ये H1 और P बिल्कुल स्पेसिफिक है, ये कहीं भी एक डिव के अंदर पड़ा होगा, वहाँ हमने उसको स्टाइलिंग करनी है। ये तो नहीं है ना कि हमने H1 एक दफ़ा उठाया लगा दिया। अब हमें H1 भाई चाहिए, एक दफ़ा ब्लू वॉयलेट कर रहे थे, लेकिन बार बार हमें नहीं चाहिए। इसी तरह हमें P भी जो है ना बस एक ही दफ़ा वो चॉकलेट कलर चाहिए था, बार बार नहीं चाहिए। तो बिल्कुल स्पेसिफिक जाके हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ? क्यों हंसी आ रही है? क्या वजह है भाई, बताओ ना। मेरी सूडो सिलेक्टर्स क्या करते हैं? सिलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन अ सर्टेन स्टेट। अब बहुत सारी स्टेट होती हैं, हवर की स्टेट होती है, क्लिक की स्टेट होती है, ठीक है, वो सारी स्टेट्स की बात कर रहे हैं। सूडो एलिमेंट सिलेक्टर सिलेक्ट्स एंड स्टाइल अ पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। एक स्पेसिफिक पार्ट को भी हम स्टाइल कर सकते हैं। एट्रीब्यूट सिलेक्टर सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑफ एन एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू। एट्रीब्यूट्स पता है आप लोग को क्या होते हैं? HTML में एट्रीब्यूट पढ़े हैं ना आपने? कोई एग्जांपल दे जरा मुझे एट्रीब्यूट की। हाँ, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स पढ़े हमने, है कोई एग्जांपल? एट्रीब्यूट होता क्या, यही बता दो। 2 महीने से HTML पढ़े हम लोग। एट्रीब्यूट ये सारे होते हैं, सिर्फ रेफरेंस नहीं होता। तो एक href के अंदर जो href देते हैं वो क्या है? एट्रीब्यूट है। और कोई एट्रीब्यूट पढ़ा है हमने? इमेज में हमने सोर्स दिया, और SRC, और कौन है जी? टाइटल, हाँ टाइटल, और बताओ जी। एंकर क्या है? एंकर क्या है बताओ, एंकर क्या है? एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट है। HTML के इंटरव्यू में फेल है? एंकर तो टैग है ना, हम एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं। चलो एंकर में बता दो कितने एट्रीब्यूट यूज किए हमने, कौन कौन से? और क्या? लिंक तो कुछ भी नहीं है। एंकर में SRC यूज किया और href भी यूज किया, माशाल्लाह। तो वो तो href है ना। मतलब दोबारा से आज HTML रिपीट करें क्या? तो फिर आंसर दो, सही है तो सर। हाँ, बहुत सारे जो है ना हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो हम उन एट्रीब्यूट की वैल्यू पे भी एक एक को पिक कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये एक वेबसाइट है, इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, सही है। ये आपका देखो HTML पेज नजर आ रहा है आप लोगों को? सबको नजर आ रहा है? यहाँ पर देखो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कौन कौन से, कौन बताएगा मुझे? HTML के एट्रीब्यूट चेक करो, टैग के कितने सारे एट्रीब्यूट्स हैं, है या नहीं है? बताओ ना, नाम तो पढ़ लो भाई कोई। क्या हो गया आप लोगों को? हाँ पढ़ो भाई, HTML टैग में कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं?
भाई पहले मुझे ये बताओ एट्रीब्यूट होता है क्या, हम आगे नहीं जाएं। और एट्रीब्यूट आप लोग हेडर कहाँ से आया इधर, कौन सा हेडर है बताओ, पूरा नाम लो ना, ये वाला, ये वाला, और बताओ, येलो शर्ट, एक्सक्यूज मी येलो शर्ट, आए इधर आए, ये पिंक चेयर लेके आए, यहाँ बीच में बैठ जाए, और जो ब्लैक वाला है ना वो इधर बैठ जाए इस चेयर पे, जल्दी से, बस यहीं बैठ जाओ, पीछे होके बैठो थोड़ा। हाँ भाई, क्या पूछ रहा हूँ मैं, क्या पूछ रहा हूँ, कहाँ के, तो कौन बताएगा, तो बताओ ना, उसको क्या बता रहे हो, मुझे समझ नहीं आती, एक दूसरे को क्या बताते हो। हाँ, डंडा तो मैं ले नहीं सकता क्लास में, वरना तो आप लोग को क्या करे बंदा है। बताओ मुझे कोई एक एट्रीब्यूट तो बता दो सही से इसके अंदर जो नजर आ रहा हो आप लोगों को। क्लास पूरा पढ़ के बताओ सर, क्लास बहुत सारी क्लासें यहाँ पे, क्लास इज इक्वल टू पेज। अब मैं आता हूँ इस वेबसाइट पे, किसी आर्टिकल पे क्लिक कर देता हूँ, अब इसका कुछ एट्रीब्यूट चेंज हुए, जो आपने क्लास बताया था वही चेंज हो गया। अब इस क्लास की बेस पे बहुत सारी सीएसएस लगी हुई है, ठीक है, इस एट्रीब्यूट की बेस पे बहुत सारी सीएसएस लगी हुई है। देखो ये कह रहा है कि अगर ये वाला एट्रीब्यूट है हमारे पास तो कुछ भी ये जो स्टाइलिंग है ना वो लग जाए। यहाँ पर कहीं नजर आ रहा है आपको ये वाला एट्रीब्यूट, नहीं नजर आ रहा, अंधे हो आप लोग, गौर से देखो तो नजर आएगा ना, ये लिखा हुआ है ना, ठीक है। तो इसकी बेस पे ना कोई स्टाइलिंग यूज हुई है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे देखो, अगर कुछ हम यहाँ से चेंज करें, कम ज़्यादा करें, नहीं फर्क पड़ रहा, खैर ये ही जो है ना वो एट्रीब्यूट स्टाइलिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई क्लास लगी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एट्रीब्यूट्स को भी पिक कर सकते हैं कि अगर ये वाला एट्रीब्यूट मिले ना तो आप स्टाइलिंग लगा दो, सही, वो यही बात कर रहे हैं। चलो हम देखते हैं, ये कह रहा है कि अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक सीएसएस सिलेक्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला क्या है, द एलिमेंट सिलेक्टर, हमने पढ़ लिया कि अगर हम पी लगाते हैं तो सारे के सारे पी सिलेक्ट हो जाएंगे और उनके ऊपर ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। फिर हमारे पास है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर क्या करता है, हम यहाँ आते हैं, हम एक दो पीस बनाते हैं इसके अंदर, अब क्या होना चाहिए, दोनों जो हमारी स्टाइलिंग है वो यहाँ पे लगनी चाहिए क्योंकि हमने पी को सिलेक्ट किया हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस पी को अलग स्टाइलिंग देना चाहें तो हम आईडी लगाएंगे, ठीक है। हम कहते हैं भाई ये हमारे पास कुछ भी कहते हैं, हम कहते हैं सेकंड, चलो यार सेकंड पैराग्राफ कह दो या पैरा कह दो, ठीक है, इस तरह डैश लगा दो, इस तरह कह दो, ये एक आईडी है। अब इस आईडी को उधर सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हैश लगाना पड़ेगा, हैश और आईडी और ये, ठीक है। जब ये लगा देंगे तो हम कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हों, लेकिन मैं इनको क्या करना चाहता हूँ, चेंज। मैं यहाँ पे इसका कलर, अच्छा अगर आप सिर्फ कलर कॉलन लिखते हो ना, आप कंट्रोल स्पेस दबाओगे ना तो उसकी जितनी पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ है ना सारी आ जाएंगी, ठीक है। कंट्रोल स्पेस, मैंने कहा ये कलर होना चाहिए, और फॉन्ट साइज मैंने कहा उससे डबल होना चाहिए, 50 पिक्सल हो जाए, ठीक है। और जो इनकी अलाइनमेंट है वो क्या होनी चाहिए, अगर आप इस प्रॉपर्टी को हटा दोगे तो ये लेफ्ट हो जाएगी, अगर इस प्रॉपर्टी को आप हटा दोगे तो ऊपर वाली ही अप्लाई होगी, सही है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी को चेंज करना है तो आप क्या करोगे, लेफ्ट, ठीक है। ये भी आपके यहाँ पैराग्राफ है और ये भी पैराग्राफ है, लेकिन यहाँ हमने क्या किया, आईडी से सिलेक्ट कर लिया इसको, और यहाँ हमने उसको नॉर्मली पी को सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे स्टाइलिंग दी है, सही, सही है नहीं।
अब पढ़ते हैं कि क्या है। द CSS ID selector. The ID selector uses the attribute ID of an HTML element to select a specific element. कोई भी आप जो एलिमेंट है उसको आप एक ID दोगे तो क्या होगा, फिर उस ID के थ्रू आप यहाँ से स्टाइलिंग कर सकते हो, ठीक है। The ID of an element is unique within a page. मतलब जो आपका एक HTML पेज है वहाँ पर एक नाम की एक ही ID मौजूद होगी, ऐसा ही है। ID यूनिक होती है ना, हर जगह पे यूनिक होती है ID आपकी। यहाँ आपके GR नंबर यूनिक होंगे, ठीक है। ओवरऑल देखो तो आप NIC ले लो, आपका नंबर ले लो, सब अलग अलग है, यूनिक है, सेम नहीं, ठीक है। तो ID भी क्या है, यूनिक होती है। सो द ID सिलेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट। तो जो सिलेक्टर आप यूज करोगे तो ऑब्वियसली उसका क्या मतलब है कि वो एक ही एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है स्पेसिफिकली जहाँ पे ये ID लगी हुई है, ठीक है। ऐसा ही है नहीं भाई, जवाब दो, टास्क दे दूंगा मैं बंद करके, और वो मुश्किल CSS का कोई टास्क दे दूंगा फिर। टू सिलेक्ट एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक ID वी राइट अ हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय द ID ऑफ द एलिमेंट। अगर आप ID सिलेक्ट करनी है तो आप हैश डालोगे, ID का नाम दोगे और इस तरीके से स्टाइलिंग दे दोगे, सही है। तो पूछ रहे सवाल, एन ID नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। तो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, नंबर बीच में आप डाल सकते, ठीक है। कोई सवाल? ये कुछ कह रहे हैं भाई, वो है वहां पर। फिर हमारे पास है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर क्या होता है? द क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट्स HTML एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। द सिलेक्ट एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास राइट अ पीरियड कैरेक्टर। मतलब आप डॉट डाल के क्लास का नाम दे सकते हो। वहाँ हैश डाला था, यहाँ पे आप डॉट डालो और क्लास सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फॉलोड बाय द क्लास नेम। अच्छा, अब क्लास जो है ना वो यूनिक नहीं होती। क्लास आप मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकते हो, सही है। क्लास यूनिक नहीं होती। क्लास को लिखोगे तो आप एक ही दफ़ा CSS में, लेकिन अपने HTML पेज में बहुत जगहों पे यूज़ कर सकते हो। क्लास बनती है इसीलिए कि वो क्लास आप मल्टीपल एलिमेंट्स पे यूज़ कर सको, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको जो है ना पैराग्राफ्स की एक स्पेसिफिक स्टाइलिंग है, वो कुछ कुछ जगहों पे आपको करनी है, तो आप उसकी एक क्लास बना के रख दोगे। जहाँ जहाँ आपको स्टाइलिंग करनी है वहाँ वहाँ आप वो क्लास लगा दो, ऑटोमेटिकली वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, सही है। ठीक है भाई, किसी को सवाल है कोई? इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो क्लास लगाने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाएं और एक और P बना दें आप, ठीक है। बल्कि आप एक डिफ बनाते हैं। डिफ का पता है ना सबको? डिफ पे मैं एक क्लास देता हूँ सेक्शन की, ठीक है। जब आप सेक्शन की क्लास देते हैं तो आपको पता है आप अपने पेजेस पे मल्टीपल सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पे एक P का टैग डाल दें और इसमें टैग डाल दें, ठीक है। आपको अपने सेक्शन में क्या क्या करना है, हम यहाँ पे पहले ये सेक्शन की क्लास है, यहाँ आ जाते हैं। हमें पता है पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, पता है हमें? पैडिंग के बारे में पता है? पता है हमें? मेरी आंखें इधर उधर नहीं सीधी जाती, जिसको बताओ उसी को देख रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, पैडिंग क्या होती है? पैडिंग क्या होती है भाई? नहीं, गलत है आपका आंसर भाई। हर चीज HTML की बॉडी के अंदर यूज होती है। आप मुझे वहां भी आंसर दिया बॉडी के अंदर, वो तो मुझे पता है। पैडिंग क्या होती है ये बताओ। कहाँ स्पेस देने के लिए भाई? कौन सा स्पेस? कहीं भी स्पेस दे दें। बताओ ना भाई। यार मैंने ये डायग्राम भी बनाई थी, राइट?
कहाँ बनाई थी, किस क्लास में बनाई थी? ये इनको बाहर रख दो। एलिमेंट क्या होता है? वर्ड्स। ठीक है भाई, ये होती है पैडिंग जो आपको नजर आ रही है, सही है। टॉप पे कैसे देते हैं? अगर आपने ये देखो, मैंने बताया हुआ है कि डिव है या फिर टीडी है या पी है, कुछ भी हो सकता है। अब हर जो आपका एलिमेंट होता है ना, उसका एक बॉर्डर होता है, तो आपको नजर नहीं आ रहा होता लेकिन बॉर्डर जरूर होता है, सही है। तो वो जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर में और जो आपने अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके दरमियान में जो स्पेस होता है ना, उसको क्या कहते हैं? पैडिंग कहते हैं। तो जितनी आप पैडिंग बढ़ाओगे क्या होगा, जो टेक्स्ट है वो यहाँ हो जाएगा और जो आपका एलिमेंट है वो बड़ा होता जाएगा, सही। तो हम क्या करते हैं, हम हर सेक्शन में ना हमें पैडिंग चाहिए स्पेसिफिक, तो हम पैडिंग देते हैं कि हमें चारों तरफ से एक पैडिंग चाहिए, कितनी? 10% की, 10 पिक्सल्स की, सॉरी। तो क्या होगा, क्या रिजल्ट आना चाहिए? एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं, सही है। और इसको हम सेक्शन से पहले हम इसको क्या देते हैं? बॉर्डर। बॉर्डर हम दे देते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका कोई कलर दे देते हैं इसके अलावा। ब्राउन दे देते। चलेगी नहीं, क्यों? ये क्यों नहीं चलेगा भाई? चल नहीं रहा, एरर आ रहा है, क्या वजह है? एरर क्यों आ रहा है? ठीक है, ये देखो पैडिंग आ गई। अगर हम इसको भी बॉर्डर दे दें, इस पर पैडिंग अप्लाई हुई भी है, पी के ऊपर पैडिंग अप्लाई हुई है, नहीं हुई। तो हमें देखो फर्क नजर आया आपको? अब तो सारे बॉर्डर उस पर भी आ गए, इस पर भी आ गए, ऑटोमेटिकली पी इस पर आ गए, ठीक है। लेकिन इस पी के दरमियान में और इधर जो है ना, हमें क्या नजर आ रही है? पैडिंग नजर आ रही है, सही। तो यही बताना चाह रहे हैं, पैडिंग यही होती है। और अब ये सेक्शन आप मल्टीपल जगहों पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एक सेक्शन ये हो गया, आप एक और सेक्शन बना लो, ठीक है। यहाँ आप HR डाल दो, तो ये डिफरेंट सेक्शन हो जाएगा। उसके ऊपर सेम जो है ना हमारे पास क्या होगा, क्या होगा भाई? सेम जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं वो अप्लाई होंगी, किसके थ्रू? क्लास के थ्रू, ठीक है। तो क्लास आप मल्टीपल जगहों पे यूज कर सकते हो, और क्लास बनी भी इसीलिए। फिर एक लास्ट 2-3 और सिलेक्टर्स हैं, फिर हम ये करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारे पास, पहला तो नहीं है, एक और उसको कहते हैं हम यूनिवर्सल सिलेक्टर। यूनिवर्सल सिलेक्टर सिलेक्ट्स ऑल HTML ऑन द पेज, ठीक है। जितने भी आपके पास टैग्स है ना HTML के अंदर, उन सबको क्या करता है? वो सेलेक्ट कर देता है। कैसे जी? हम ये आते हैं, हम कहते हैं कि भाई हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए कुछ इस तरह का। तो ये किस पे अप्लाई होगा पता है आपको? पूरे इस पे, ठीक है। ये सब पर अप्लाई हो गया। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है? पूरे HTML पेज को ही सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है भाई। तो आप डाल लें, क्लास में डाल दें, ID में डाल दें, चेंज हो जाएगा बैकग्राउंड। यहाँ पे डाल दें आप, ठीक है। आप हमने किसको दिया है? डिफ को दिया है, पी को नहीं दिया। पी का वो ऊपर से ही ले रहा है, सही है। फिर हमारे पास है ग्रुपिंग सिलेक्टर्स।
ये होता है ग्रुपिंग सिलेक्टर। लाइक अगर आपने सेम प्रॉपर्टी मल्टीपल सिलेक्टर्स को अप्लाई करनी हो ना, तो आप क्या करते हो, कॉमा डाल के सिलेक्टर्स के नाम लिखते जाओ, सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी सबके। सही है? इसमें कोई सवाल है? जिस तरह H1, H2 और P है ना, इन सब पे ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग करते हैं ना। अगर आप चाहते हो कि H1, P1 सबका कलर ये ब्लू वायलेट हो जाए, तो आप कॉमा डाल के या ये कर सकते हो H3, H5 और H6। अब जितनी भी हेडिंग्स आएंगी ना, उन सब का कलर सेम रहेगा। सही है? चलो भाई, ये आपकी सिलेक्टर की प्रैक्टिस आपने करनी है, लेकिन सिर्फ आपके पास 10 से 15 मिनट्स हैं। उसके बाद हम दोबारा से क्लास रिज्यूम करेंगे। तो काइंडली इसमें आप लोग, जो स्टाइलिंग थी वो चली गई है ना, ये सारी स्टाइलिंग हमने चॉकलेट कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट राइट सब हमने अप्लाई किया हुआ था, ये चला गया है। अब इसका क्या मतलब है, जिस पी को आप क्लास देंगे इंट्रो की, उसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है? इस तरह जिस पी को क्लास मिलेगी इंट्रो की, उस पर ये अप्लाई होगा, वरना अप्लाई नहीं होगा। ठीक है? तो ये स्पेसिफिकली पीस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन किन को, जिनकी क्लास इंट्रो है। पी तो सारे टारगेट हो रहे हैं, लेकिन कौन से वाले, जिन पर क्लास लगी हुई है इंट्रो की। सही है? अच्छा, फिर हम आते हैं, वहाँ पे एक सेक्शन है हाउ टू ऐड CSS। अच्छा, हमने जो अभी ऐड की है वो कौन सी की है, थ्री वेज हैं। ठीक है? सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, एक्सटर्नल CSS रखें, अलग रखें कोड से, और जो है ना वो नीट एंड क्लीन रहेगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। इंटरनल CSS कौन सी होती है, जो कि आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। हेड के अंदर आए और यहाँ आप स्टाइल का टैग लगा दें। सही है? और यहाँ पे आप कुछ भी कर दें, लाइक H1 का बैकग्राउंड कलर आप ये कर दें। ठीक है? तो ये CSS भी अप्लाई होगी। लिखने का तरीका वही है, बस हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा स्टाइल का टैग डालना है और ये यहाँ रख देनी है। ठीक है? तो ये भी एक तरीका है। और ये कौन सा है, इंटरनल है। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करें कि ये बहुत ज़्यादा CSS हो गई और ये एंड तक जा रही है, तो ये जो है ना सारा आपके कोड को मैसअप कर देगा। आप जब भी कोड को देखेंगे ना, बहुत बड़ा कोड लगेगा। इसलिए क्या किया जाता है कि अलग रखा जाता है, सारा काम इधर करो। और इसका फ़ायदा क्या होता है एक्सटर्नल CSS का, आप मल्टीपल पेजेस में CSS को लगा सकते हो। अगर आप यहाँ लिख दोगे ना, तो ये स्पेसिफिकली इस पेज के लिए। ठीक है? ये आपकी कौन सी है, इंटरनल। और इनलाइन CSS कौन सी होती है, जो आपके आप स्टाइल का टैग लगाते हो, यहाँ पे इस तरह एट्रीब्यूट लगाते हो और यहाँ पे आप कलर देते हो। ये दे दो। ठीक है? तो ये आप एक एलिमेंट पे जाके लगाते हो। और अच्छा, प्रायोरिटी किसकी सबसे ज़्यादा हाई होती है। प्रायोरिटी का क्या मतलब है कि H1 पे अगर बैकग्राउंड कलर यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लगा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है ना, जो प्रीफर किया जाएगा, वो किसको किया जाएगा, इनलाइन को। जो आप इनलाइन लगाओगे ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लग जाएगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है। तो इनलाइन सबसे एंड में आती है। अगर आपने बैकग्राउंड कलर यहाँ दिया हुआ भी है, इसके अंदर यहाँ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी कौन सा अप्लाई होगा, कौन सा अप्लाई होगा, जो कि आपने इनलाइन में लगाया हुआ। ठीक है? सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है ना, जो तरजीह दी जाएगी, वो कौन से स्टाइलिंग को होगी, इनलाइन को। लेकिन इनलाइन को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल पे ही काम करते हैं, इनलाइन पे कोई काम नहीं करता। सही? वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, काम तो करते हैं, ज़रूरत पड़ जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन वो फिर ऐसी चीज़ें होती है कि वो कहीं और यूज़ हो ही नहीं सकती। सही? ये सारा कुछ वही बताया जा रहा है। एक्सटर्नल तो लगेगी ऊपर ना, हाँ कर सकते हो।
कर तो आप तीनों सकते हो एक साथ, नहीं प्रॉब्लम आएगी ना। आपने अगर कोई यहाँ पे जो है ना स्टाइलिंग दी हुई है वो अप्लाई होगी नहीं, इनलाइन की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इनलाइन होगी, समझ आई, इस तरह का सीन। नहीं कहीं कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ती है कि आपको इनलाइन लगानी है तो आपको लगानी पड़ेगी, इसीलिए ऑप्शन दिया हुआ है ना। अगर ऐसा बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती तो ये ऑप्शन ख़त्म कर देते, एक ही रखते एक्सटर्नल, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको मुझे एक दफ़ा टास्क मिला था कि आपको एक पेज देना है, उसके अंदर ही जावास्क्रिप्ट होगी, CSS होगी, HTML होगी, सिर्फ एक फ़ाइल चाहिए हमें, फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें उधर ही सब कुछ लगाना पड़ेगा एक ही HTML पेज में, तो ये करना पड़ता है, कभी कभार आपको नीड पड़ जाती है, सही है। तो ये सब कुछ वही बताया गया है, ठीक है। कैस्केडिंग ऑर्डर क्या होता है, व्हाट स्टाइल विल बी यूज व्हेन देयर इज मोर देन वन स्टाइल स्पेसिफाइड, ऑल द स्टाइल्स इन अ पेज विल कैस्केड इनटू अ न्यू वर्चुअल स्टाइल शीट बाय फॉलोइंग रूल्स, वेयर नंबर 1 हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो मैं अभी आपको बता रहा था, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, इनलाइन की, और उसके बाद एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों की है, ठीक है, जो हेड सेक्शन में लगी होती है। और फिर कुछ होती हैं जो कि ब्राउज़र्स की डिफ़ॉल्ट CSS भी लगी होती हैं, जो आपका ये ब्राउज़र है ना वो भी वेब पेजेस पे कुछ CSS वगैरह लगाता है, तो वो है, लेकिन वो सबसे लास्ट पर है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, CSS में। तो आप क्या बताओगे, अगर आपको पता ही नहीं होगा ना प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है तो आप लगे रहोगे CSS में, वो स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी। अभी तो सिंपल छोटा सा पेज है, स्टाइल अप्लाई हो जाता है, लेकिन जब बड़ा पेज होता है ना तो तब बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं, सही। तो आपको पता होना चाहिए इनलाइन की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, सही। वो इन दी एंड आता है, मतलब सारे पहले जो है ना आपके पास एक्सटर्नल आता है, और एक्सटर्नल आता है, फिर इंटरनल आता है, फिर आपके पास इनलाइन आता है। कमेंट्स अगर आपने CSS में देने हैं तो आप कैसे दोगे, इस तरीके से। कमेंट्स पता है ना आपको हम देते हैं, HTML में थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो जब आप कॉपी करते हो ना कोड असाइनमेंट का, किससे, ChatGPT से, तो ChatGPT सारी बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करता है ना, तो आपको वो कमेंट भी देता है। तो अगर आपको मतलब वहाँ से करना हो तो कमेंट्स हटा दिया करें, वरना आप पकड़े जाओगे, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे तो हैं नहीं कि इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं उसमें, सही है, तो उनको हटा दिया करो। कलर्स, ठीक है भाई, कलर्स क्या होते हैं, कलर क्या होता है भाई, कलर क्या होता है, रंग। और आप फिर पीछे चले गए, किसने बोला आपको जाने का, आ जाए इधर सर, अभी क्लास हो रही। कलर क्या होते हैं भाई, ये अच्छा, कलर को ना हमारे CSS में लिखने के बहुत सारे तरीके, बहुत सारे तो नहीं, 3 से 4 तरीके होते हैं। सबसे जो आसान तरीका है वो कौन सा है, आप नाम लिख देते हो, लेकिन आप कितने नाम याद रखोगे, ठीक है। और वैसे भी कलर्स को नाम याद करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, स्टैंडर्ड जो नाम है ना वो कितने हैं, 140 है, मतलब इनको याद करना नहीं होता, बट ये 140 जो है ना नेम्स हैं, ये सारे कलर्स हैं, ठीक। तो जब अगर आपको बना बनाया कोई प्रोटोटाइप मिलता है ना, तो उसमें कलर डिफाइन होते हैं और बताया जाता है कि ये कलर आपने यूज़ करना है, तो कलर की टेंशन ख़त्म हो जाती है उधर से। लेकिन अगर आपको सारे काम खुद ही करने तो फिर आपको कलर भी डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, अभी हम बैकग्राउंड कलर दे के आ गए ना, तो वहाँ पर डिफरेंट कलर्स हैं, तो कलर इस तरह अप्लाई होगा। फिर हमारे पास कुछ कलर्स होते हैं, RGB कलर्स होते हैं, सही है। अच्छा, ये कलर्स हैं डिफरेंट और इनको लगाने का तरीका है, लेकिन अभी हमने कलर्स के बारे में देखना है
तो सबसे पहले हम देखते हैं आरजीबी कलर्स। आरजीबी का मतलब है रेड, ग्रीन और ब्लू, ये प्राइमरी कलर्स हैं, इनसे मिलकर बहुत सारे कलर्स बनते हैं। तो अगर आपने इस तरह देना है तो आप क्या लिखते हो, आरजीबी, और 0 से लेके 255 तक आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, सही है। तो आप वैल्यूज यहाँ से चेंज करो तो आपके पास कलर चेंज होता रहेगा, ठीक है, इस तरह। तो ये आपका क्या है, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसको ऐड करने का तरीका क्या है, सिंपल, आपने यही इसी तरह इसको कॉपी करो और यहाँ आ जाओ। हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, इस वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। तो ये हमारे पास आंखें खुल जाए ना जो सो रहा है, ठीक है। तो ये कलर्स आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आप इंस्पेक्ट करो, आप रन टाइम पे भी कलर वो कर सकते हो, ठीक है। बॉडी पे लगा हुआ है ना, आप इस पर क्लिक करो और आ जाओ। यहाँ पे लाइट करना है, डार्क करना है, ठीक है, कलर चेंज करना है, कलर का शेड, ठीक है, ऑल लाइट करना है, डार्क करना है, यहाँ से आप लोग कर सकते हो। तो ये जब इस पर क्लिक करोगे ये आपके वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को उठाओ और इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। अगर वहाँ नहीं करना तो आपके पास इधर भी ऑप्शन है, माउस रखो और यहाँ से भी कलर्स चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपका कलर, एक तरीका क्या हो गया, RGB, और दूसरा है हेक्स। हेक्स क्या है भाई, कोड बनता है कलर का, ये रहा, ठीक है। सेम है, ग्रीन वगैरह को आप चेंज कर रहे हो, रेड को चेंज कर रहे हो, देखो कहाँ चेंज हो रहा है, रेड में ये 2 चेंज हो रहे हैं, ग्रीन में ये हो रहा है और फिर ब्लू में ये कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। ये हेक्सा डेसिमल कोड है, ठीक है। ये क्या होते हैं ये मैं अभी नहीं पढ़ा सकता आप लोग, ठीक है। ये कुछ यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे ये चेंज हो रहे हैं, तो आप इसके थ्रू भी कलर बना के लगा सकते हो। सिंपल, अगर आप इसको कर दो यहाँ से, और यहाँ आपको हैश लगाना है कलर देने से पहले, और इस तरीके नहीं हुआ, डबल हैश, ठीक है। तो ये कलर अप्लाई हो जाएगा। इसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू उठा लो, ये वैल्यू भी आपको गिवन होती है। अगर आप प्रोटोटाइप पे काम कर रहे हो तो कलर की वैल्यूज़ वगैरह सब कुछ गिवन होता है। अच्छा, हेक्स में और क्या है, HSL भी कलर हम दे सकते हैं। HSL में क्या होता है, इन CSS a color can be specified using hue, saturation and lightness। अब हमारे पास ह्यू क्या है, ह्यू को देखते हैं। ह्यू इज द डिग्री ऑफ कलर व्हील फ्रॉम 0 to 360, ठीक है। ये ह्यू है और इसमें ये 360 तक आपके पास कलर्स हैं कुछ, ठीक है। और फिर आपके पास क्या है, सेचुरेशन इज अ परसेंटेज वैल्यू, 0 मीन्स अ शेड ऑफ ग्रे, 100% इज द फुल कलर। मतलब आप जितना इसका 0 करते रहोगे ना, कम करते रहोगे, यहाँ से कम करते रहोगे, जो आपका कलर है ना उसके अंदर ग्रे कलर ऐड होता जाएगा। कोई भी कलर है, ठीक है, यहाँ से कोई भी रैंडम कलर है, उसमें आप जितना वो करते जाओगे ना ग्रे कलर ऐड होता जाएगा सेचुरेशन में। और लाइटनेस में क्या है, लाइटनेस इज ऑल्सो परसेंटेज, 0 इज ब्लैक, और जितना आप 100 इज वाइट। तो अगर आप 100 पे जाते हो तो ये बिल्कुल वाइट ऐड हो जाता है, 0 पे जाते हो तो ब्लैक हो जाता है। इस तरह आप नए नए कलर्स जनरेट कर सकते हो इससे, ठीक है, शेड्स के थ्रू। तो अब ये कलर अगर आप रखोगे जाके तो ये भी चलना चाहिए, ठीक है। सेम आपको क्या करना है, RGB पूरा हटा देना है और ये नया बनेगा HSL के नाम से। तो कितने टाइप के हो गए अभी तक, 3 टाइप के कलर्स हो गए ना। ठीक है, अब ये अप्लाई हो गया, सही HSL।
इधर भी आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये सैचुरेशन के बारे में बता रहा है दोबारा से। सैचुरेशन कैन बी डिस्क्राइब एज द इंटेंसिटी ऑफ कलर। 100% is pure color, no shades of gray. 50 is 50% gray, you can still see the color. 0 is completely gray, you can no longer see the color. ठीक है, इस तरह। लाइटनेस भी वही है जो हम देख सकें, और शेड्स ऑफ ग्रे हमारे पास है। फिर हमारे पास है HSLA, उसके अंदर चौथा भी ऐड हो जाता है। उसमें क्या है कि अगर आप अल्फा को देखो, आगे पीछे करो, अल्फा की जो है ना 0 से लेकर 1 तक है। अगर आप बिल्कुल कम करते हो तो बिल्कुल ये लाइट हो जाता है, थोड़ा सा और आप कम करो इस तरीके से हो जाएगा। देखो 0.2 है तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसके जो बैक पे हमें कुछ अगर होगा ना तो ये नज़र आएगा हमें। ठीक है, बिल्कुल 1 कर दोगे तो नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह आप HSLA को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये बैकग्राउंड कलर होता है। ठीक है, बैकग्राउंड में आप दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है बैकग्राउंड हो, आप इसको कलर में भी दे सकते हो। सही है, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर है, इस तरह नजर आ रहा है। अच्छा भाई, यहीं पे हम रोकेंगे इसको आज के लिए। पर आपको अभी ये डिफरेंट चीज़ें बता रहे हैं कि आप बॉर्डर में कलर कैसे दे सकते हो, जो कि हम देख चुके हैं। राइट, कोई जवाब देगा मुझे? क्या क्या? यस सर। कलर्स को आप डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बस यही है।